हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल अप्रोच की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस के इस टोटल कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है, ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, अगर z बराबर x प्लस आयोटा वाई है तो x इज द रियल पार्ट एंड y इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक, मेरा यहाँ पर जो दिलचस्पी है बताने में वो ये है कि एक क्वेश्चन जब हमारे मन में उठता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट दैट वी कैन ड्रॉ इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस टाइम हमारे मन में एक ख्याल आता है कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें बताती है वो सिर्फ क्या है, एक लाइन है, ओनली वन लाइन सेगमेंट। ये क्वेश्चन आपसे कहीं पर अच्छी जगह इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या कितने लाइन सेगमेंट हैं जिसकी सेम लेंथ होती है, पॉइंट इन द डायरेक्शन सेम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मान लिया a, b कोई पॉइंट r स्क्वायर से उठाया हमने, ठीक, और z बराबर x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग्स टू C। देन ए बी और a माइनस एक्स बी माइनस वाई को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कैसे बनने वाली है। माना ये पॉइंट कोई ए बी है, ठीक, और a माइनस एक्स और b माइनस एक्स एक कोई पॉइंट है, ठीक। तो ये जो लाइंस है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम a माइनस एक्स b माइनस वाई टू a b also represent the same complex number, also represent the same complex number for any a comma b belongs to R। so a के पास कितने ऑप्शन है, अनकाउंटेबल। b के पास कितने ऑप्शन है, अनकाउंटेबल। तो कुल मिला के हमारे पास कितने लाइन बन सकती हैं, सो हम बोल सकते हैं thus we have an uncountable number of line segment, uncountable number of line segment that we can draw in order to represent a same complex number, a complex number, right? complex number। so कितने हमारे पास लाइन बन रही हैं, इनफाइनाइटली मैनी या अनकाउंटेबल बोल सकते हैं। आई बात समझ में। अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा। माना ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसकी मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस ये z बार हो गया, राइट, और इसका नेगेटिव z इधर आ गया, ये काम आएगा बाद में, ठीक है। ऐसे अगर ये लाइन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, तो ये जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ये z1 प्लस z2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर z2 ये है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं z1, ये जो नंबर है ये z1 माइनस का आ जाएगा, राइट, और ये आपका z2 माइनस हो गया, ठीक। तो ये जो लाइन होगी ये z2 माइनस z1 हो गया, ठीक हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक का? नो प्रॉब्लम। अब हम इसके ज्योमेट्रिकल अप्रोच की तरफ बात करें, अगर माना एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z बराबर x प्लस आयोटा वाई, और ये लाइन
0 से लेके ओरिजिन से जेड तक का, तो जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ हमारी मॉडुलस ऑफ जेड कहलाती है। और ये जो एंगल है, मेजरमेंट है थीटा, ये इसका आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ठीक। और अगर इसको हम कॉस और साइन के टर्म्स में देखें तो यहाँ से अगर ये x है और ये y है तो हो जाएगा x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। सिंपली हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो r इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा बराबर tan इनवर्स y ओवर x, इस केस के लिए। हाँ, ध्यान रखना। तो थीटा की वो वैल्यू जो z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को सेटिस्फाइड करती हो, वो आर्ग्यूमेंट कहलाती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहलाती है। आई बात समझ में। और थीटा की ऐसी वैल्यू जो माइनस पाई और पाई के बीच बिलोंग करती है, ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। और इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो स्मॉल ए और कैपिटल ए, इसमें अंतर क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेशन है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई एंड k बिलोंग्स टू जेड इंटीजर। तो कहने का आशय ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इनफाइनाइटली मैनी आर्गुमेंट आपको मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस और साइन दोनों क्या है, यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन है जिनका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि आर्ग्यूमेंट अनकाउंटेबल बन सकते हैं या फिर काउंटेबल बन सकते हैं। ठीक है, आप इसको सोचिएगा घर में, काउंटेबल बने अनकाउंटेबल, क्योंकि मैंने पहले बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई, और k कहाँ बिलोंग कर रहा है? k कहाँ बिलोंग कर रहा है? इंटीग्रल में, इंटीजर वैल्यू है। तो इसका मतलब इंटीजर काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है, ये आप लोगों को खुद सोचना है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात ये करें कि आर्ग्यूमेंट को निकाला कैसे जाता है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो कहते हैं कि सर हम tan इनवर्स y अपॉन x फॉर्मूला लगाते हैं लेकिन हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो उनके लिए मैं विशेष तौर पर बता दूं, मैं हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट निकालना आपको सिखाता हूं। उससे पहले आपको आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन को समझना होगा। आर्ग्यूमेंट z इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख भी देता हूं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट फ्रॉम द positive x-axis to the radius vector joining z in the anti-clockwise direction, अब आपको यहां पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, दूसरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है, और तीसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसका मतलब यदि कॉम्प्लेक्स नंबर ये z है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपका ये, सिंपल सी बात है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉक में अगर जा रहा है तो साइन पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अब अगर ये रेडियस वेक्टर जो है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट है अगर होता तो कोई ऐसा भी कहता कि सर ये भी तो एक मेजरमेंट है कि नहीं। लेकिन मैंने इसीलिए रॉन्ग और राइट को करने के लिए स्मॉलेस्ट यहाँ पर डेफिनेशन में डाल दिया है। तो ये कैसा है आपका? सही है, और ये क्या है आपका? गलत है। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग जेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक, अब बात ये आती है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ कहाँ हो सकता है? कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ हो सकता है, 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 और कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ हो सकता है। तो हर इतने ही कंडीशन में इतने ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं इन्हीं कंडीशंस पे। तो हम एक एक करके सबको देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या आर्गुमेंट आने वाला है। ठीक, ये जेड
एक्स प्लस आयोटा वाई, ध्यान दीजिएगा मैं जेड बार बार एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इस सिंपल सी थीटा बराबर tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर क्या है, पहले पाई एंगल थीटा, ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, और एक्स नेगेटिव तो मॉड लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ जेड, यहाँ क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक, ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, यहाँ दोनों नेगेटिव, दोनों जगह मॉड लगा दिया है। और यहाँ सिंपली tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो एक्स यहाँ वाई नेगेटिव, तो ये मॉड लग गया, ठीक। यहाँ पे रियल एक्सिस से एंगल 0 हो गया, यहाँ π/2, यहाँ माइनस प्लस माइनस पाई, और यहाँ माइनस π/2 हो गया। तो अगर इसका मैं एक सिंपल सा आपके लिए ग्राफ बना दूं, या ग्राफ जो कह रहा हूँ पूरा नोट लिख देता हूँ कि किस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गुमेंट कैसा होगा, ठीक है। पहली बात tan इनवर्स वाई ओवर एक्स होगा जब x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, ठीक। अगला पाई माइनस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, मॉड लगा दे रहा हूँ मैं, बस इतना ध्यान रखना, तो फिर प्लस माइनस का झाड़ी खत्म, ओके, ठीक हो गया। अगला माइनस प्लस प्लस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों में मॉड लगा दिया है, कब, जब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। अगला माइनस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, जब x पॉजिटिव है लेकिन y आपका नेगेटिव है, राइट। और अगला फिर 0 π/2 माइनस π/2, और फिर अगला क्या आ जाएगा प्लस माइनस पाई, ये कब, इफ x ग्रेटर देन 0 बट y इक्वल्स टू 0, ये कब, जब x 0 y ग्रेटर देन 0, और ये कब, जब x आपका 0 लेकिन y लेस देन 0, और लास्ट वाला कब, जब x आपका लेस देन 0 बट y इक्वल्स टू 0। मुझे लगता है आज के बाद आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लिया एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला जाए 1 प्लस आयोटा का निकालो, -1 प्लस आयोटा के निकालो, -1 माइनस आयोटा के निकालो, और 1 माइनस आयोटा का निकालो, आई बात समझ में। तो कुछ करना ही नहीं है यार, सिंपल बात, tan इनवर्स हर जगह के लिए y अपॉन एक्स, कहीं पर कहीं मॉड आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर x के लिए आएगा, यहाँ पर दोनों के लिए आएगा, यहाँ पर y के लिए आएगा। तो tan इनवर्स 1 हो गया, 1/1 बराबर π/4 हो गया, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर के लिए आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा π/4, इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा पाई माइनस π/4, इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस π/4, और यहाँ इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा माइनस π/4। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो हम इस तरह से हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, BSc से लेते हुए अभी तक का। पर प्रिंसिपल वैल्यू वाला आर्ग्यूमेंट, क्या ये सही होता है? क्या ये सही होता है? राइट, इन दोनों पे आपको थोड़ा सा सोचना है, क्या ये सही होता है, और होता है तो किस कंडीशन में होता है, और नहीं होता है तो किस कंडीशन में होता है। आई बात समझ में? चलिए हम इसको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, है कि नहीं। ये पता है हमें सही होता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। परंतु ना एक चीज़ ध्यान देना, हमेशा जो फॉर्मूला होता है आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये जो होता है मॉड 2 पाई पर काम करता है प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इसके लिए हमें कंट्राडिक्ट एग्जाम्पल ढूंढना होगा कि ये कंडीशन सही है या नहीं है, राइट। चलिए
अब बात करता हूँ मैं, अगर मैं जब हमें कंट्राडिक्ट करना है, जब सही नहीं है तो हमें कंट्राडिक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल चाहिए होंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत होता हूँ। मान लिया मैंने Z1 को ले लिया -1 और Z2 को ले लिया आयोटा, माइनस आयोटा। बहुत ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को। तो यहाँ से क्या निकला, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अगर आप निकालना चाहो तो भैया -पाई है तो ये पाई हो गया, -1 है तो पाई हो गया। कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आर्गुमेंट ऑफ Z2 की बात करूं तो ये -पाई/2 हो गया, क्योंकि नीचे आ रहा है ना। एक तो -1 इधर हो गया और माइनस आयोटा इधर हो गया, ठीक। ये -पाई/2 और ये पाई, कहीं दिक्कत। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करें, Z1 इंटू Z2 निकालें तो ये तो आयोटा आ गया। और आयोटा कितना, आयोटा के लिए आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा ये ऊपर चला गया यहाँ पे, और ऊपर के लिए कितना आ गया, पाई/2 हो गया। अब जरा करो तो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकाला तो पाई माइनस पाई/2 इजिकल्स टू कितना आ गया, पाई/2, राइट। और यहाँ से भी कितना आ रहा है, Z1 Z2 पाई/2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर कितना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं Z1 को ले लेता हूँ, Z1 को ले लेता हूँ -1 और Z2 को ले लेता हूँ आयोटा, आई बात समझ में। तो अब बात करो, Z1 -1 लिया तो फिर इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल्स टू पाई, और यहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल्स टू पाई/2। साफ साफ दिख रहा होगा सब लोगों को, है ना। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करो, Z1 इंटू Z2 निकाला तो -1 इंटू आयोटा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा, और इसका आर्ग्यूमेंट जो हो जाएगा कितना होगा, Z1 Z2 यानी कि माइनस पाई/2, राइट। अब देखो, चलो फॉर्मूले में रखते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अगर हम करें तो पाई प्लस पाई/2 आ गया, पाई प्लस पाई/2 आया, कितना आ गया, 3 पाई/2, है ना। और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 करें तो कितना आ गया, -पाई/2। ये तो बड़ी समस्या उत्पन्न खड़ी हो गई, है कि नहीं। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज नीड नॉट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक। तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो आर्ग्यूमेंट निकलेगा उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि हो। सेम एज अगर बात करूं मैं इसी तरह किसकी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 की, तो ये भी जरूरी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के बराबर हो। इसके लिए आपको एग्जाम्पल खुद सोचना है। अब बात यह आती है कि सर अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है कि नहीं। चलिए ठीक है, मैंने बोला कैपिटल A आर्ग्यूमेंट जो है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। हम यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू पाई आ गई। मैंने बोला कि -पाई ओपन इंटरवल से पाई क्लोज इंटरवल तक लाई करता है, और यहाँ हमने निकाला पाई/2 आ गया। लेकिन जब हम इन दोनों के सम के लिए जिस प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं, ये तो -पाई/2 आ गया, लेकिन जब ये प्रिंसिपल वैल्यू और ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये 3 पाई/2 आ गया, 3 पाई/2, और यहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2 क्या है, -पाई/2। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू तो हम कह रहे हैं कि -पाई से लेके पाई के बीच में लाई कर रही है। तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसको हमें mod 2 पाई पर काम करके इसको प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके ये आपकी जो इक्वालिटी है ये क्या आ जाएगी, आपकी सेम हो जाएगी। आई बात समझ में। परंतु अब उसको सेम करने के लिए, हमें बराबर लाने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आप इतना ही करें और इतना समझें कि भाई इसमें और इसमें अंतर क्या है, और जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं इन फॉर्मूला में क्या अंतर, कहीं पे इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है क्या ये इक्वलिटी सही है, तो आप बोल दोगे जल्दी से हाँ, है कि नहीं। तो इन चीज़ों को बहुत गहराई से इनमें अंतर पैदा करना आना चाहिए हमें। धन्यवाद।